विलंब के बाद आज आ गए हैं। क्या लगता था नहीं लौटेंगे, चलिए आ गए हैं। फिर से एक बार शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद। टॉपिक है हमारे सामने एटम एंड न्यूक्लियाई। मुद्दा ये स्टार्ट होता है एटम से। ये जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइड है, एक है एटम और दूसरा है न्यूक्लियाई। इसको एक साथ मर्ज करके कहीं ये ना बोल देना कि एटम निकल करके आई, क्योंकि वो तो चेंजिंग है भाई। एटम एंड न्यूक्लियाई की मैं बात करूं तो सबसे पहले मुद्दा स्टार्ट होता है एटम से। आपके सामने प्रस्तुत है हमारा डेफिनेशन। एटम क्या है? तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम। क्या मतलब है इस चीज का? तो सर मैं जानकारी के लिए एक बात बता दूं आपको कि एटम क्या है ना, एटम बेसिकली एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का। कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो मैटर बना हुआ रहता है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं, पदार्थ जो है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ रहता है, और वो छोटा पार्टिकल जो है बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। सर एटम का मतलब होता है एक ऐसा टर्म या एक ऐसा शब्द कह सकते हैं हम, एटम वो जो है वो बेसिकली एक ऐसा चीज है जो क्या होता है, डिविजिबल फर्दर नहीं होता है। चलिए नीचे लिखा भी हुआ है कि इट इज अ टीनी पार्टिकल। दिखाई पड़ रहा होगा आपको, क्या लिखा हुआ है? इट इज अ टीनी पार्टिकल या टाइनी पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है सर? टाइनी का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम लोग फर्दरली क्या कर सकते हैं, कट आउट या फिर क्या कर सकते हैं, डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। The size of the atom is 1 angstrom। ये क्या है सर? angstrom। angstrom is the unit of the क्या, बाइसेप डिस्टेंस का यूनिट है या फिर किसी जैसे साइज का यूनिट है, ठीक है। चलिए ये जो angstrom होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 1 angstrom का मतलब होता है 10 to the power -10 मीटर। इट इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है। किसी भी एटम की मैं बात करूं तो उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, 10 to the power -10 angstrom, ठीक है। अभी मैं बात करूं एटम मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स व्हिच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब एटम जो है वो तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ रहता है। वो बेसिकली क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट नो चार्ज। क्या मतलब है भाई इस चीज का? कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास नहीं चार्ज। बोले तो चार्ज ही नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब मैं बात करूं थोड़ा सा एटम की, मैं चर्चा कर रहा था तो एटॉमिक मॉडल के बारे में बताते हैं। आपने पहले भी क्लास 10 में एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा ही होगा। क्लास 12 में आ गए हैं आप तो बेशक आपको जानकारी होगा ही, और नहीं भी होगा तो आप क्लास 11 केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे अच्छे से। चलिए मैं फिर से दोहरा दूं। पहला हमारे पास जो मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है उसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। क्या नाम है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसका पूरा नाम था जे थॉमसन। जे का मतलब जोसेफ जॉन थॉमसन। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखते हैं। According to the J.J. Thomson, proton are uniformly arranged in an atom, but electron is kept like the seed of the watermelon। कहने का क्या मतलब है? इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार से आप देखे हैं कि क्या रहता है, एक वाटरमेलन रहता है। वाटरमेलन में बेसिकली क्या रहता है, हर तरफ से बेसिकली ये क्या हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है, और इसके बीच बीच में कहीं क्या दिखता है आपको कि बीच बीच में सीड दिखाई पड़ता है। क्या होता है, कहीं कहीं पे सीड दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से, उसी प्रकार से क्या बोल रहा है कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या होता है कि प्रोटॉन जो है वो यूनिफॉर्मली अरेंज रहता है, जैसे इसमें रेड कलर का वो रहता है ना उस तरह से। और ये मैं बात करूं अगर किस चीज का, तो इलेक्ट्रॉन का, तो जिस सीड रहता है वैसे ही ये रहता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चा। इसके बारे में जानकारी के लिए बता दूं थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में हमने बता दिया कि बेसिकली क्या होता है। थॉमसन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन जो रहता है वो क्या होता है, वाटरमेलन के जैसे जिस प्रकार से रेड पार्ट अरेंज रहता है वैसे ही प्रोटॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से उसका शीट रहता है वैसे ही रहता है। क्लियर है? चलेगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं नए पेज में क्या है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज आल्सो कॉल्ड द वाटरमेलन मॉडल, या फिर इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। सर ये प्लम पुडिंग क्या है? वाटरमेलन तो एज यू नो पहले से आप जानते ही हैं। प्लम पुडिंग क्या होता है? तो आप कई बार केक लेते होंगे ना, केक, तो आप देखते होंगे केक में बेसिकली बीच बीच में ना चेरी फंसा हुआ रहता है, थोड़ा सा इस प्रकार से चेरी दिया हुआ रहता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से वाटरमेलन में हर जगह से रेड पार्ट रहता है और कहीं कहीं सीड रहता है, उसी प्रकार से प्लम पुडिंग में, केक में आप देखोगे कि आप पूरे केक में कहीं कहीं से क्या देखोगे कि उसमें चेरी धंसा हुआ रहता है। इसीलिए जैसे क्या है, थॉमसन ने क्या बताया था कि बेसिकली थॉमसन के मॉडल में क्या होता है ना कि हमारा जो बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन होता है हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, कहीं कहीं पे रहता है सीड के जैसा। इसीलिए थॉमसन के मॉडल को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। बच्चा बड़ी तो देखते हैं नीचे हमारे पास क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ द थॉमसन मॉडल और फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है।
इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपने अभी भी नोटिस किया सर ड्रॉबैक्स क्या होता है, पहले आप ये तो जान लो। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमियां या खामियां कह सकते हैं आप, है ना। चलिए अब मैं एक बात बता दूं थोड़ा सा कि इसने क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब मैं हमेशा एक ही बात हमने बताया कुछ देर पहले से कि इलेक्ट्रॉन वेल सेटल्ड नहीं रहता, ऐसा लगता है जैसे कहीं कहीं वो सिडके जैसा है, ठीक है ना, लेकिन वेल सेटल्ड नहीं रहता, उसके बारे में कोई वेल अरेंजमेंट नहीं बताया था। तो पहला कमी इसका ये है कि इन्होंने अरेंजमेंट को नहीं बताया था। इट आल्सो डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में चर्चा ही नहीं किया। इसने पूरे अपने एटॉमिक मॉडल में कहीं ये नहीं बताया कि इसके सेंटर में बेसिकली न्यूक्लियस रहता है, कि कॉर्नर में न्यूक्लियस रहता है, कि कहां पे न्यूक्लियस रहता है। बात समझ में आया? तो ये कमियां हैं। आप सामने एक फिगर लगा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटॉन दैट मींस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है नेगेटिव। ये सामने फिगर दिखाई पड़ रहा है आपको? चलिए मैं इसको हाईलाइट करूं थोड़ा सा। ये बेसिकली है, ये प्लस प्लस कहीं पे है, कहीं कहीं पे माइनस दिख रहा होगा आपको। तो प्लस प्लस का मतलब प्रोटॉन है, और आपको जहां जहां माइनस दिखेगा वो बेसिकली क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए बच्चा बेटी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। दूसरा आपके सामने प्रस्तुत है कौन सा, तो जिसका नाम है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सर आपने तो बताया एटॉमिक मॉडल पढ़ा रहे हो आप, ये कहां से आ गया भाई रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बच्चा बेटी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को आप जानो तभी आप एटॉमिक मॉडल को अच्छे से समझ पाओगे, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। चलिए मैं बात करूं रदरफोर्ड का थोड़ा सा, कि रदरफोर्ड का पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। बेसिकली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में। क्या किया था उन्होंने? एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में। In this experiment, the alpha ray incident on a gold foil. इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, एक अल्फा रे को बेसिकली क्या किया था कि गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट कराया गया था। क्या किया गया था? गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट कराया गया था। बात समझ में आना है? चलिए अब थोड़ा सा समझिए। हमने क्या बताया कि बेसिकली अल्फा रे को क्या किया गया था, इस चीज पे इंसिडेंट कराया गया था, किस पे? तो एक गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। चलिए बच्चा बड़ी अब देखते हैं, एक बार मैं बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे आप थोड़ा सा इस अरेंजमेंट को देख लीजिए, सीट को देख लीजिए। क्या है? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, इसी से अल्फा पार्टिकल बेसिकली आ रहा है, ये एंटर कर रहा है, सामने हमारा गोल्ड फॉइल है। ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ ZNS, ये ZNS समझ रहे बात? ये बेसिकली फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है सर? चमकदार स्क्रीन, समझते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए जब जब आपको डाउट हो आप बेशक हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूछना आपका काम है, आप कमेंट करिए, बेशक आपको मैं सारा कुछ समझाऊंगा। चलिए बच्चा बेटी रदरफोर्ड का अल्फा रे ये एक्सपेरिमेंट में मैं बात कर दूं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप का, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो भी है, सोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल। इस सेटअप में हमने क्या लिया था? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। दूसरा क्या है हमारा? 3 गोल्ड फॉइल, और तीसरा हमारा था एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है? स्क्रीन व्हिच प्रोड्यूस ब्राइटनेस, मतलब एक ऐसा स्क्रीन जिसमें क्या रहता है? ब्राइटनेस रहता है। सर इस एक्सपेरिमेंट में दरअसल हुआ क्या था? आप ऑब्जर्वेशन देखिए ना, ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार हुआ क्या था। चलिए आप देखते हैं, एक क्लियर करते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड, मतलब ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो अनडिफ्लेक्टेडली पास करते थे। क्या मतलब इस बात का? सर अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में वो क्या करते थे? आते थे और क्या करते थे? क्रॉस कर जाते थे। क्या करते थे? क्रॉस कर जाते थे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल या सम ऑफ द रे कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल नहीं, रे कहने में उचित रहेगा थोड़ा सा। पासेस विद द स्मॉलर एंगल, कुछ कुछ जो थे वो क्या था? 1 डिग्री से कम एंगल के साथ वो क्या करते थे? डिफ्लेक्ट करते थे। डिफ्लेक्ट करने का मतलब है जैसे विचलित हो जाते थे, मतलब अपने मेन पाथ से क्या है थोड़ा सा भटक जाते थे, नहीं। सम ऑफ द रे पासेस विद द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब कुछ कुछ ऐसे रे ऑफ लाइट जो थे वो 90 डिग्री से भी क्या करते थे? ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते थे। चौथा हमारा बेसिकली क्या है? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल रिटर्न ऑन इट्स ऑन पाथ। बच्चा बेटी दरअसल होता ये था ना कि कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होता था कि बेसिकली क्या होता था, ये जैसे क्या है ना, इस ये थोड़ा सा मैं सेटअप नहीं बना रहा हूँ, ये शॉर्ट में थोड़ा सा कर रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है, जैसे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, तो यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट आता है, एग्जांपल के तौर पे मैं मान के चलूं, यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख देते हैं, सामने ये गोल्ड फॉइल है, अभी मैं ये बना रहा हूँ, ये गोल्ड फॉइल है। इससे रे ऑफ लाइट आता था ना, तो बेसिकली कुछ ऐसे रे ऑफ लाइट होते थे जो क्या करते थे, आते थे, तो ये क्या होता था, इसी चीज में रिटर्न चला जाता है। ठीक है, चलिए तो सर आप इन सब चीजों को क्या था, ये ऑब्जर्वेशन तो जो एक्सपेरिमेंट में आपने देखा, थोड़ा सा नीचे मैं दिखा दूं, नीचे देखिए आप कंक्लूजन लिखा हुआ है। सर कंक्लूजन का मतलब कंफ्यूजन है क्या? नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन तो है ही नहीं।
कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, ठीक है। चलिए देखिए क्या कंक्लूजन है भाई साहब, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड दैट मींस एटम हैज अ लार्ज स्पेस। आप सिंपल सी बात सोच करके चलो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर रे ऑफ लाइट जो था वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास कर जाते थे। इससे क्या समझ में आता है आपको, इससे ये चीजें समझ में आता है ना कि बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में जब अल्फा पार्टिकल या अल्फा रे ऑफ लाइट क्रॉस किया जाता था तो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन का क्रॉस हो जाता था, मतलब वहां पे तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो कौन सा स्पेस था, ब्लैंक स्पेस, जिसको एम्प्टी स्पेस बोलते हैं। Since alpha particles return on its own path, it means a heavy positive charge present at its nucleus or its center। कहने का क्या मतलब है, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल रिटर्न हो जाता था, बेसिकली क्या सॉरी रिटर्न हो जाता था अपने इट्स पाथ में, ज्यादातर मैं बोल रहा हूं गलती से, मतलब क्या है कुछ अल्फा पार्टिकल की बात करूं, मैंने कहा था ना कि वो रिटर्न हो जाता है उसी मेन पाथ पे। तो जैसे ही क्योंकि रिटर्न हो जाता है, इसका मतलब कोई चीज इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। इसका मतलब कुछ तो प्रेजेंट है, जो चीजें प्रेजेंट है उसको हम प्रेजेंट कहां पे, न्यूक्लियस पे, ठीक है ना। चलिए आखिर क्या प्रेजेंट है मैं बता दूं फिर से, प्रोटॉन रहता है ना। चलिए फिर भी आगे दिखाते हैं आपको। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हर मास और पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर। जितने भी मास की मैं बात करूं, पूरा बॉडी की बात करूं, तो पूरा बॉडी का जो मास होता है वो क्या रहता है, उसके सेंटर पे रहता है ना। द साइज ऑफ एन एटम is 10 to the power minus 10 meter is greater than the size of the nucleus, that means 10 to the power minus 15 meter। ये बच्चा बड़ी बेसिकली हमने बताया ना कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया, तो यूं तो चलो ठीक है न्यूक्लियस के बारे में बताते, साथ ही साथ प्रोटॉन की भी खोज करता है, यही है भाई। प्रोटॉन के बारे में बताने वाले कौन थे, रदरफोर्ड, ठीक है। तो एक बात बताया ना कि पूरा जो बॉडी रहता है, पूरा एक मैटर की मैं बात करूं तो उसका जो मास रहता है पूरा, वो कहां कंसंट्रेटेड रहता है, उसके सेंटर पे, ठीक है। चलिए और मैं एक और बात बता दूं, जो साइज होता है एटम का वो 10 टू द पावर माइनस 10 होता है, और न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 टू द पावर क्या होता है, माइनस 15 होता है। आप ये मत समझना कि ये ज्यादा भाई, 10 टू द पावर माइनस 15 का मतलब कम है, ठीक है ना। चलिए द नेगेटिव चार्ज दैट मींस इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द सन, वेरी बैड, इट नॉट अराउंड द सन। बेसिकली क्या है, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इसे काट के मैं थोड़ा सा कर दूं, न्यूक्लियस बच्चा पढ़ ली है ना, ये शन नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है। आप देख लीजिए इसको। इसके बाद क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज आल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। सर आपने ये प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम क्यों नाम दे दिया इसका, सर हमारा इसमें कोई हाथ नहीं भाई, फिर भी मैं बता दूं प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम इसका नाम क्यों पड़ा। तो एक बात बता दूं कि जैसे मैंने बताया ना कि बेसिकली क्या होता है, ये सेंटर है ना न्यूक्लियस, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस बोल रहा ऑर्बिट पे, अपने ऑर्बिट पे क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं ना, ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं बेसिकली। तो ये रिवॉल्यूशन के कारण, ये गोल गोल घूमने के कारण ऐसा लगता है जैसे प्लेनेट में नहीं होता है, सन के चारों ओर सारा प्लेनेट रिवॉल्व करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। चलिए इसका मैं ड्रॉबैक्स देख लो एक बार, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एनर्जी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इट ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज लॉस्ट। कहने का क्या मतलब है सर, बोल रहा है ना इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था एनर्जी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, उसका बेसिकली क्या है, एनर्जी लॉस के बारे में, एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं किया था। और जानकारी के लिए यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है साइड में कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ऑर्बिट इट्स एनर्जी बिकम्स लॉस, या फिर इट्स एनर्जी लॉस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है अपने ऑर्बिट पे, तो इसका एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट द स्पेक्ट्रल सीरीज। जैसे अलग अलग सीरीज की मैं बात करूं तो इन्होंने यहाँ पे क्या होता है, फेल हो गया था स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बताया। इसके बारे में डिटेल में मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको, बिल्कुल लगे रहिएगा। इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दिया था। ये क्या था, ड्रॉबैक्स था। किसका ड्रॉबैक्स था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स की मैं बात करूं तो बोर्स का पूरा नाम नील्स बोर्स है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन मैं बता दूं जानकारी के लिए, इसका पूरा नाम नील्स बोर्स है। बोर्स एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम इन हिज न्यू एटॉमिक मॉडल इज नोन एज द बोर्स एटॉमिक मॉडल। कहने का क्या मतलब है सर, बोर्स ने बेसिकली क्या बताया था, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन किया था। ना ही जी थॉमसन ने एक्सप्लेन किया था, ना ही रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में क्या बोलते हैं, बताने वाले कौन थे, बोर्स थे, नील्स बोर्स, राइट, बहुत अच्छे। तो बोर्स ने क्या किया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया था, किसमें, अपने न्यू एटॉमिक मॉडल में, जिसे हम लोग बोर्स का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स मॉडल, पोस्टुलेट्स की बात करूं मैं, कथन, क्या पोस्टुलेट है इसका,
तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ऑर्बिट विद फिक्स एनर्जी, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है, बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपने फिक्स ऑर्बिट में क्या करता है, एक फिक्स एनर्जी के साथ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है, ठीक है। ऑर्बिट कैन नाइदर बी लॉस और गेन एनर्जी, दैट मींस ऑर्बिट इज स्टेशनरी। ये जो ऑर्बिट रहता है, जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, वो ना ही एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है, और ना ही एनर्जी को लॉस करता है। चलिए गेन और लॉस का क्या मतलब है, ना ही ये एनर्जी को बेसिकली क्या करता है, पाता है, ना ही एनर्जी को ये खोता है, ठीक है। चलिए an electron can revolve only on the orbit whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। क्या मतलब है, तो कहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन या फिर वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अपने ऑर्बिट में जो बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, तो बेसिकली वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल कह रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली ऑन द ऑर्बिट whose angular momentum is integral, ये मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, मतलब ये जो इसका एंगुलर मोमेंटम रहता है, अगर वो h by 2 pi का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, तभी बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे क्या हो जाएगा, रिवॉल्व कर पाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास लिखा हुआ ना भाई ये NH2 pi, ये बेसिकली क्या है, n का मतलब क्या है, देखिए आपका लिखा हुआ है इंटीग्रल मल्टीपल, h का मतलब सबको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और 2 pi का मतलब ये 360 डिग्री रोटेशन, मतलब ये जो कंप्लीट रिवॉल्व करता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ थोड़ा सा मैं लिख लूं एक और बार, When electron jump from higher potential to lower potential, बच्चा बड़ी जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जंप करता है, the energy emit in the form of photon, तब एनर्जी निकलता है किस फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, पिछले क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर से जरूर उसको देखिए, क्योंकि फोटोन क्या होता है मैंने पहले भी बताया था, फोटोन is a small packets of the light having equal energy। फोटोन लाइट के छोटे छोटे पैकेट की मैं बात करता हूं, तो उसमें बेसिकली क्या रहता है, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, वो जो एनर्जी रहता है बच्चा बड़ी, वो क्या रहता है, E इक्वल टू h न्यू। ये जहां h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। नहीं, फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर आपको पता नहीं है, आप बेशक हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करूं, मैं शॉर्टली रिवीजन करने की कोशिश करता हूं। कंसीडर एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z, मान के चलिए कि आपके पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर z है। एटॉमिक नंबर z से क्या मतलब है, आपको यूं बता दूं कि एटॉमिक नंबर z का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर को बेसिकली z से डिनोट किया जाता है, ये चाहे एटॉमिक मास को या फिर इसी को मास नंबर कहते हैं, नहीं। चलिए बहुत अच्छे, तो ये एटॉमिक नंबर z है, वैसा कोई एलिमेंट मान लिया हमने, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द एटम व्हिच बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिकली हमने बताया ना, कोई भी चीज जब क्या करता है, रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है, बेसिकली घूमने की बात करूं, खास करके रोटेट नहीं, रिवॉल्यूशन की मैं बात करूं, तो जब वो घूमता है ना, तो बेसिकली क्या करता है, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। ये सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ काम करता है, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, नहीं। तो हमने बताया कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो दो चार्जों में, चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है भाई, तो बेसिकली चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो क्या लगता है, फोर्स लगता है, वो स्टेशनरी फोर्स, उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस चीज को बैलेंस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वैसा फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये चीज हमने लिखा हुआ है, दैट मींस नीचे देखिए लिखा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आप क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे तो आपको बेशक पता होगा क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बच्चा बड़ी मैं थोड़ा सा दबा देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आप पढ़े होंगे पहले, F बराबर ऐसे नहीं लिखा रहता था, K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ऐसा रहता था ना। ये K क्या था, K बराबर लिखते थे लोग ऐसा, नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता था। चलिए आप डायरेक्ट समझिए ये चीजें, क्या था, Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, ये था, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन में R, यही ना था जी। चलिए अब थोड़ा सा मैं आगे दिखाता हूँ, डिस्कशन में बिल्कुल आपको दिखेगा सही तरीके से, ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। हाँ चलिए बिल्कुल बिल्कुल आ गया भाई, बस स्टॉप हो जाओ, वापस से आ जाओ। चलिए अब चीजों को आप समझिए एक बार, जैसे कि अभी आपने मैंने कहा बिल्कुल आपको क्या कि ये बेसिकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये mv स्क्वायर बाय, ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा क्लियर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, जहां k का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k, और ये जो q1 q2 देखिए आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा शायद, ये q1
और ये Q2, ये बेसिकली किसके बराबर है, E के बराबर। E का मतलब इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे क्या है K, जहाँ Q1 Q2 वहां पे हमने लिख दिया E, अगर दोनों लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा E का स्क्वायर। ठीक है, एक आर से एक आर बेकार नहीं, कट जाएगा भाई, मतलब ये है। तो यहाँ पे कट गया तो क्या बचा, इधर बचा FD का स्क्वायर और इधर क्या है KE का स्क्वायर और नीचे क्या है R। ठीक है, फ्रॉम बॉर्स मॉडल ऑफ एटम, बॉर्स मॉडल ऑफ एटम से आप ये चीज जानते हैं कि MVR जो होता है NH/2 पाई होता है। सर आपने तो बताया नहीं MVR, तो भाई आप पहले समझो, मैंने कहा था बोर्स मॉडल ऑफ एटम में कि वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अपने ऑर्बिट में जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसका बराबर रहे, किसके बराबर रहे। तो बताया था क्या कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2 पाई मतलब NH/2 पाई के बराबर होगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, याद करें क्लास 11, अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है जिसका मास m रहता है और वो अगर v वेलोसिटी के साथ मूव करे तो ये मास और v यानी कि वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या है, मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंटम, दैट मींस p कहते हैं। और एक बार बता दूं कि स्ट्रेट लाइन की बात करूं या लाइन की बात करूं तो ठीक है मोमेंटम होगा, लेकिन यही अगर कोई बॉडी क्या करता है किसी सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो इसमें मोमेंटम ना हो करके इसका जो नाम होता है वो हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आ रहा है क्या। एंगुलर मोमेंटम को बेसिकली L से डिनोट करते थे और थोड़ा सा डिफरेंस होता था, जिस प्रकार से बेसिकली इसमें रेडियस होता है वही थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाता है कि एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं और L बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू R, या फिर हम P इंटू R का मतलब प्यार नहीं समझना है, PR है, ठीक है ना, ध्यान थोड़ा सा सही से। L बराबर क्या है P इंटू R और P का मतलब हम पहले से भी पढ़ के रखे MV, इसका मतलब L बराबर क्या हो जाएगा MVR, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है MVR। चलिए ठीक है, देख लिया आपने। फिर से करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा, फ्रॉम बॉर्स मॉडल ऑफ एटम MVR बराबर क्या NH/2 पाई। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, बेटी यहाँ V दिखाई दे रहा होगा आपको, क्लोजली आप थोड़ा सा करके देखो, क्वालिटी सही करो, आप दिख जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, देखो NH/2 पाई ऑलरेडी है, ये M और ये R इधर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा NH/2 पाई MR। पता चल रहा है क्या। चलिए इसको हमने माना इक्वेशन 1। इसके बाद है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये तो ठीक है, वहां से हमारा बेसिकली क्या है V निकल गया, ठीक है ना, हाँ वेलोसिटी। अब रेडियस की बात करें, सर किसका वेलोसिटी निकला, इलेक्ट्रॉन का, मूविंग इलेक्ट्रॉन का। रेडियस ऑफ ऑर्बिट की मैं बात करूं तो एक बार थोड़ा सा समझो कि mv स्क्वायर इज इक्वल टू ke स्क्वायर अपॉन में r। आपको ये पहले से पता, आप यहां पे देख लो, दिख जाएगा आपको, ठीक है। देखिए we know that v इक्वल टू nh/2 pi mr, क्या लिखा हुआ है v इक्वल टू nh/2 pi mr। कहां से आया ये, अभी अभी हमने निकाला सर ये वाला, ठीक है ना। चलिए तो v बराबर nh/2 pi mr, तो वही लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 2 m v का स्क्वायर, v की जगह पे ये पूरा आ जाएगा nh/2 pi mr स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू ke का स्क्वायर अपॉन में r। अब आप यहां से खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, m का m रहने दो, n का स्क्वायर करो n स्क्वायर, h का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर तो 4, pi का स्क्वायर pi स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर और r यहां पे हो जाएगा r का स्क्वायर। अब ठीक है, एक r से एक r इधर से फिर से वापस से बेकार, m से m लेके चलिए सुमित्रा मैम, नहीं चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे है n स्क्वायर h स्क्वायर और बाकी जो चीजें बचे हुए हैं वो हमने क्या है नीचे लिख दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दा चेंज करके। चबटी अभी आप थोड़ा सा देखिए r बराबर, आप उसको सॉल्व करके जो आता है आप उसको देख लीजिएगा। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ h का वैल्यू, pi का वैल्यू, m का वैल्यू, k का वैल्यू, e का वैल्यू, r का वैल्यू, आप जब सबका वैल्यू पुट करोगे तो r बराबर आपको क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू 0.53 इनटू n का स्क्वायर, नहीं n का है सर इंटीग्रल मल्टीपल। चलिए बहुत अच्छे सर, h क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, pi क्या होता है तो सबको पता है, pi तो ये पुरानी चीज है ना, बहुत अच्छे, एक कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, m का मतलब क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, k का मतलब क्या है सर कांस्टेंट, वो वाला कांस्टेंट सर, k बराबर जो होता है ना 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, वो वाला कांस्टेंट है। E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। अगर आप चार्ज ऑफ प्रोटॉन जानते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को कमेंट करिए, ठीक है। चलिए r बराबर ये है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस, या फिर कह सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड क्या, रेडियस फॉर एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम नंबर, दैट मींस n। बेसिकली रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटम नंबर का, ठीक है। अब देखिए यहां से एक और बात है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, स्पीड निकालना है सर,
तो एक बात समझो ना, v बराबर ns/2 पाई अगर पहले से आपको पता है, वी नो दैट r बराबर क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 स्क्वायर m के e स्क्वायर, पीछे आपने देखा था, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन द इक्वेशन 3 वी गेट, अब बोल रहा है इक्वेशन 3 जो है, ये इक्वेशन 3 में r का वैल्यू पुट कर देंगे, r का वैल्यू अभी आपने निकाला कुछ क्या ये, है ना। तो सॉल्यूशन के बाद आपको ये पता चलेगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। दिस मींस बेसिकली क्या है, इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अल्फा ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम नंबर। कहने का क्या मतलब है, दो चीजें आपको बता दो यहां से, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे बेसिकली हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। विशेष जानकारी के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए मिशन मंजिल पे, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस हमारे इसी चैनल पे मिलेगा। क्लास 11, 12, 10 कॉम्पिटिटिव A to Z सभी चीजें अवेलेबल है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें मिशन मंजिल को। मिशन मंजिल जो आपको लेके जाएगा आपके अपने मंजिल को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।